हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 7 बजे हम लोग सेकेंड ईयर का क्लास करते थे, बट कुछ दिनों से कुछ रीज़न की वजह से 7 बजे का क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से फिर से हमारा सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो रहा है और हमारा फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हमारा सेकेंड पेपर होगा जो कि है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैं आप लोगों को सिलेबस बता चुकी हूँ। आज से हम लोग इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला आज का टॉपिक हम जो करेंगे आकलन है। आकलन को देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में आपका है आकलन करना है, मापन करना है, मूल्यांकन करना है और संशोधित वर्गीकरण यानी रिवाइज टेक्सोनॉमी। इसमें आपको ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो है वो सब आएगा। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो हम आकलन से रिलेटेड देखेंगे, आज हम असेसमेंट से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फ्रेंड्स। ये बीएड सेकेंड ईयर का क्लास है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेकेंड ईयर में है और जहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग है। बहुत सारी जगहों पर जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में है। जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो वहाँ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। और भी जहाँ पर ये असेसमेंट फॉर लर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में तो है ही मोस्ट ऑफ जगह पे, तो जहाँ पर भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो आप कर सकते हो। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लास असेसमेंट फॉर लर्निंग का। चलिए आकलन, आकलन है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। जैसे कि हम करते भी है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि वो एक्चुअली में स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो कि 4 बजे का क्लास होता है, एनसीएफ 2005 उसमें मैं करवा चुकी हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो जिनको भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जा करके वो क्लास देख सकते हैं। अभी 2 से 3 क्लास पहले ही हुआ है एनसीएफ 2005। तो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक की प्रक्रिया से पहले ही स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर ले। तो जो 2005 में करिकुलम बना था वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे एजुकेशन में एक बहुत वो माइलस्टोन था, जिसकी वजह से करिकुलम को चेंज किया गया, पूरे करिकुलम को चेंज किया गया और जो जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें स्टेप लिया गया। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें ये थी कि चाइल्ड सेंटर्ड किया गया, एजुकेशन फुल्ली इम्प्लीमेंट किया गया चाइल्ड सेंटर। एंड टीचर को ये भी बोला गया कि आप क्लासरूम में जाने से पहले से प्रिपरेशन करके जाएंगे। और टीचर को ये भी ड्यूटी दी गई कि उनके अंडर में जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे सबका असेसमेंट उनको करना होगा। उनको पता होना चाहिए कि क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चे का बिहेवियर क्या था और क्लास खत्म होने के बाद यानी कि लर्निंग के बाद उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एकदम ये बोल सकते हो आप कि एक छोटे छोटे स्टेप पे जो है असेसमेंट का स्टार्ट किया गया और बोला गया कि हर एक स्टेप पे बच्चों का असेसमेंट हो, जिससे उनकी एग्जैक्टली ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पता चलता रहे। तो वो आकलन की तकनीकों को ही न जाने बल्कि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों और मानकों को भी जाने और समझे। अब इसके लिए टीचर मशीन तो है नहीं जो मिनट मिनट का हिसाब ले, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक का जो है यूज़ करना होगा और इसलिए बोला गया कि टीचर्स को वो सारे टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए। इवैल्यूएशन में यूज़ होने वाले सारे उपकरण और स्टैंडर्ड के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता का मापन करने के साथ साथ शिक्षक को आकलन के विभिन्न पैमानों पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में सूचनाएं संकलित करनी होगी तथा उनका विश्लेषण व व्याख्या भी करनी होगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम की प्रकृति और सीमाओं की समझ बन सकेगी। वही बात है, छोटी छोटी जगहों पे जो है बच्चों का आकलन करना, असेसमेंट करना होगा और हर उनके बिहेवियर को, हर उनके स्टेप को जो है विश्लेषित करके देखना होगा कि उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और उनकी प्रकृति, उनकी सीमाओं, सब चीज़ों के बारे में टीचर की ड्यूटी बनी कि उनको जानना है। आकलन का प्रयोजन, एक्चुअली में इसको स्टार्ट करने का प्रयोजन क्या था मोटो। आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री का सुधार करना है। सबसे पहला इसका तो यही है, जो लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है
उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, और जो भी सामग्री यानी कि जो टीचिंग एड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी सही तरीके से यूज़ हों और उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवंत तभी बन सकती है जब विद्यार्थी को सीखने के अनेक अवसर दिए जाएं और शिक्षार्थी अपने स्तर के अनुरूप सीख रहे हैं या नहीं, उनकी क्षमता किस हद तक विकसित हुई, इसका भी सतत आकलन किया जाए। दैनिक गतिविधि और अभ्यास के उपयोग से भी अधिगम का बहुत अच्छा आकलन किया जा सकता है। तो यही निष्कर्ष निकला कि जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो है आकलन हर जगह पे उनके दैनिक कार्यों पे यानी कि जो डेली रूटीन का काम करते हैं वो उन सभी चीज़ों पे जो है नज़र रखकर ऑब्जर्वेशन करके और उसका आकलन करना और फिर ये देखना कि बच्चों का जो है ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब इसको मान लिया गया कि जो असेसमेंट है एक पार्ट है लर्निंग का और टीचर को यह समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसे होना चाहिए। सही बात है, असेसमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किस स्टूडेंट में क्या कमी है और उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये एक टीचर के लिए भी आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा हथियार बन गया, जिससे कि वो अपने टीचिंग के बारे में समझ सके और साथ ही अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर पाए। तो आकलन जो है लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। अब हम ये बोल रहे हैं कि हम बच्चों को असेस कर रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बच्चों के लर्निंग का ही असेसमेंट करें। इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो वो हमारे टीचिंग का असेसमेंट भी होता है कि हमारे पढ़ाने में जाहिर सी बात है कोई ना कोई कमी रह गई, इसलिए बच्चे को नहीं समझ में आया। तो ये जब असेसमेंट बच्चे का किया जाता है तो बच्चे का असेसमेंट तो डायरेक्टली हो ही रहा है, इनडायरेक्टली टीचर का भी असेसमेंट है, टीचर के टीचिंग का असेसमेंट होता है। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह से स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यदि कक्षा के ज़्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियां तकनीकें प्रभावी हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि 30 स्टूडेंट है तो 30 में से 30 जो समझे। हाँ, ये है कि मोस्ट ऑफ यानी कि 30 में से एटलीस्ट जो है 25, 24, 21 स्टूडेंट्स को समझ में, मोर देन 20 को समझ में आना चाहिए। और जब मोर देन 20 को बच्चे को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टीचर की जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो सही तरीके से काम कर रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है। एक्चुअली में अगर हम इसका लक्ष्य बोले कि है क्या आकलन का लक्ष्य, तो इसका यही है कि जो लर्निंग टीचिंग प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी आए, दोनों तरफ बच्चों की में भी आए और टीचर में भी आए। क्योंकि टीचर को जब बच्चों की फॉल्ट के बारे में पता होगा कि उनको कहाँ पे कमी जा रही है या कहाँ पे वो नहीं सीख पा रहे, तभी टीचर जो है अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे और फिर उनमें भी क्रिएटिविटी आएगी, वो भी बैठकर सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ाता है दोनों को। प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए आकलन के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है ताकि प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर प्राप्त की जा सके, जिससे छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सके। एकीकृत रूप से आकलन के महत्वपूर्ण कार्य। अब यहाँ पर आते हैं आकलन के कार्य। हमने उद्देश्य देख लिया, हमने आकलन का मतलब देख लिया, आकलन किस तरह से लर्निंग को प्रभावित करती है, आकलन किस तरह से टीचिंग को प्रभावित करती है, हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली में इसका काम क्या है। सबसे पहला, विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। मतलब कि साइंस स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको जो है आधुनिक तरीके, जो कि अपडेटेड जो तरीके हैं, उन सारे तरीकों को यूज़ करना। चाहे आपके सीखने में जो है साइंटिफिक यानी साइंस का सहारा लिया जाए, टेक्निक का सहारा लिया जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए और बच्चों को जो है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उस जो भी सिचुएशन में सीख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग योजना बनाकर सिखाया जाए।
दूसरा है छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। अब बच्चों में जब, जैसे कि अब मैं एग्जांपल से इसको समझाती हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अभी वो 70% लेकर आया, इस एग्ज़ाम में पता चला कि अच्छा 70% है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको 75 हुआ, फिर नेक्स्ट एग्जाम में इवेल्युएशन हुआ 80 हुआ। तो बच्चा जो है जैसे जैसे उसका असेसमेंट होता है, टीचर भी और स्टूडेंट भी वो अपना गोल जो है आगे सेट करते जाता है कि अच्छा इस बार मुझे 70 आया तो इस बार मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा आएगा। इससे बच्चे का हार्डवर्क जो है वो बढ़ते जाता है और वो प्रोत्साहित होता है, इनकरेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा करने में। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से, यानी कि फुल्ली जो है वो जितना चाहता है या फिर जो उसको चाहिए होता है, चाहे उसके डेवलपमेंट की बात हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, उसको वो पा लेता है सिर्फ असेसमेंट की वजह से। छात्रों को विज्ञान में प्रगति के प्रमाण तय करना जिन्हें अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सके। तो स्टूडेंट को जो है साइंस की तरफ से जो है आगे बढ़ाना, साइंटिफिक सोच उनमें डेवलप करना, साइंस की स्टडी करते समय जो है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में होती हैं जिसको बच्चे जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वैसे सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स बोलते हैं वो सही होता है, लेकिन उस पेरेंट्स के बोलने का नज़रिया जो है वो पुराने टाइप का, प्राचीन टाइप का है, आध्यात्मिक है, वो साइंस से रिलेट करके नहीं बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ जब बच्चा सही ढंग से पढ़ता है, उसको पढ़ाया जाता है, साइंस का उसको नॉलेज होता है, तो उसी चीज़ को अपने पेरेंट्स को अपने घर में ही वो नॉलेज देता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि साइंस में ये रीज़न है। बातें वही है लेकिन वो साइंटिफिक नज़रिया जो है बच्चों को दिया जाता है, जिससे कि वो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है और पेरेंट्स जो है उससे ऑफकोर्स खुशी होते हैं कि चलो मेरे बच्चे को ये बातें पता है। छात्रों को विज्ञान में प्रगति के प्रमाण तय करना, हाँ ये हो गया 4th नंबर। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों की गणित संकल्पनाओं को सीखने की प्रगति तथा उसमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो है टाइमिंग भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों को जो है मैथ्स के जो संकल्पनाएं हैं, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सीखने में हेल्प करता है, टाइम के अकॉर्डिंग सीखने में हेल्प करता है, उसमें जो जो चेंजेस आते रहते हैं वो उसको पता चलता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज भी आकलन बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस करता है। प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास में सहयोग देना, सुधार की संभावनाएं खोजना, बच्चे के डेवलपमेंट में, लर्निंग में जो है वो हेल्प करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। छात्रों की स्वयं के बारे में समझ तथा व्यक्तित्व विकास की जानकारी प्राप्त करना, आकलन से बच्चों को खुद के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक्चुअली में वो कितना समझ रहे हैं और कितना उनको समझ में आ रहा है और कहाँ पे उनकी कमी है। तो इससे उनकी अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना सबसे बड़ी पर्सनालिटी की बात होती है। पर्सनालिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ट्रेट है, सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है कि अपने बारे में जानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो बच्चों को जब अब अपने बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप ही होती है, तो उसमें भी उसको हेल्प मिलता है। विद्यालय या कक्षा में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसके प्रति छात्र आकर्षित हो तथा उन्हें सीखने की प्रेरणा मिल सके। तो स्कूल में या क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जैसे हम बोलते भी हैं कि लर्निंग इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल है, सही ढंग से लर्निंग इन्वायरमेंट में ही हो पाता है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि स्टूडेंट जो है एक्साइटेड हो, आकर्षित हो, अट्रैक्टेड हो और उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका मन लगे, क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, हर चीज़ को सीखने के लिए उनको मोटिवेशन मिले। ये सब आकलन का ही काम है, सब अभी हम लोग आकलन का ही कार्य कर रहे हैं। छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना, स्टूडेंट्स के जब हम असेसमेंट करते हैं तो बच्चे का पर्सनल असेसमेंट भी होता है, तो इससे हर स्टूडेंट का अपना अपना जो है नज़रिया होता है, अपनी अपनी उसकी ज़रूरतें होती हैं। तो उन सारी ज़रूरतों के बीच
का भी पता चलता है असेसमेंट की वजह से। छात्र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी किस विषय में विशेष रुचि है, इन सब के बारे में समझ बनाने तथा महसूस करवाने में मदद करना। अब हम ये बात जब हम असेसमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स को तो पता ही रहता है कि उसको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। टीचर को स्पेशली ये बात पता चलती है कि एक्चुअली में बच्चे की कैपेबिलिटी एबिलिटी क्या है और किस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ों का पता उनको जो है आकलन से ही चलता है, असेसमेंट से ही चलता है। और जब हमें ये बात पता चल जाती है तो हम क्या करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे, फिर हम बच्चे को और इनकरेज करेंगे ताकि जो भी उसका प्लस पॉइंट है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और अच्छा हो और उसमें वो आगे बढ़े। तो इससे बच्चे की एबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है, जो छिपा हुआ टैलेंट होता है उसके बारे में हमें आकलन के थ्रू ही पता चलता है। कितनी बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में एक बच्चा जो है बहुत शांत बैठा रहता है उसके शांत बैठने से या फिर उसके फेशियल बोल सकते एक्सप्रेशन से या उसके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता है कि उस बच्चे को जो है जानकारी है या फिर वो उसको नॉलेज है। लेकिन जब असेसमेंट किया जाता है तो जब जब वो बच्चा अपना एग्ज़ाम या टेस्ट जिसके भी थ्रू असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आकलन की वजह से ही कुछ ऐसे बच्चे सामने आते हैं जिस पे टीचर का भी नज़र नहीं जाता है या फिर टीचर को लगता है कि उसमें वो नहीं है, मीन्स देखने से सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें हमें आकलन के थ्रू ही पता चलता है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि बच्चों की रुचि, बच्चों के टैलेंट के बारे में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पता भी चलता है उसके बारे में। 10th नंबर देखते हैं, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। जो लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस चलता है, देखिए लर्निंग तभी अच्छा होगा जब टीचिंग अच्छा हो। टीचिंग अगर अच्छे से हो रहा है तो लर्निंग में उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, अच्छा होगा ही होगा। और ये दोनों प्रक्रियाएं अच्छी तरीके से चल रही है, ये हमें पता कैसे चलता है, आकलन से। तो आकलन का ये काम है कि टीचिंग एंड लर्निंग की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। छात्रों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना तथा उन्हें स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। अब क्या है कि टेस्ट का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। मैं इतना एश्योर करके बोल रही हूँ कि आप लोग बीएड में हो लेकिन टेस्ट और एग्ज़ाम का नाम सुन के आप लोग भी डरते ही हो। तो ऐसा किया जाना चाहिए कि बच्चे आकलन असेसमेंट का नाम सुन के डरे नहीं, इवन खुश हो जाएं कि अच्छा अब मुझे पता चलेगा क्योंकि मैंने तो सारा कंप्लीट किया है तो मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो बच्चों को जो है स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चे अपना टाइम टू टाइम पे खुद का असेसमेंट करते रहें, खुद का आकलन करते रहें, ताकि जब भी आकलन का नाम सुने, असेसमेंट का नाम सुने तो उन्हें डर ना लगे। विद्यालय तथा बाहर मौजूद भिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया जानना। देखिए असेसमेंट में आप बहुत तरीके का असेसमेंट ले सकते हैं। एक तो एकेडमिक ले ही सकते हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों की पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए। तो जब आप बच्चों की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट रहता है, या फिर आप जिस तरह से असेसमेंट लेना चाहते हैं, रिटन लेना चाहते हैं या ओरल लेना चाहते हैं, तो आप असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और वो किस सिचुएशन, किस परिस्थिति में क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्कूल के बाहर, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स का, अपने कलीग जो उनके फ्रेंड ग्रुप में हैं या फिर जो उनके सीनियर्स हैं, इवन आप टीचर के बारे में वो क्या ये सोचते हैं, ये सब बारे में भी आप पता लगा सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। और असेसमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता भी है। वैज्ञानिक संकल्पनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करने तथा कक्षा में सीखी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाते हुए वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों में प्रयोग में लाने में सक्षम है या नहीं, इसकी जानकारी हासिल करना।
क्योंकि पढ़ाई का आजकल का जो बेस हुआ है वो साइंटिफिक हुआ है, ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों को हम वैसा नॉलेज दें जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, और वो सारे नॉलेज को जब वो रियल लाइफ में जाएं तो दोनों को मिलाएं और वो मिले उनको, तो खुद से जो है जो चीज़ें वो क्लासरूम में सीख रहे हैं वही चीज़ों को जो है जब रियल लाइफ में वास्तविकता में वो मिलाएं, तो ये सारी चीज़ों को जो है बच्चों में डेवलप करवानी चाहिए। और ये सब असेसमेंट से ही होता है ताकि वो कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने के बाद उन्हें पता चले कि एक्चुअली में जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो रियल में है, सिर्फ बुक में नहीं है। वैज्ञानिक तर्कशीलता, प्रश्न बनाने तथा उसका हल खोजने व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज का जो है ज्ञान तो हुई, हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को देखने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो हो, उनका देखने का जो तरीका हो वो साइंटिफिक हो, साइंटिफिक तरीके से सोचें, उनका थॉट प्रोसेस साइंटिफिक हो, कोई भी प्रॉब्लम को वो साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा असेसमेंट। अब हम असेसमेंट की प्रक्रियाएं देखेंगे, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट देखेंगे, अवधारणाएं और प्रक्रियाएं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक तार्किकता, विज्ञान के प्रति झुकाव, फिर है समस्या समाधान के लिए विज्ञान का ज्ञान और तकनीकों का उपयोग और संप्रेषण। ये असेसमेंट का प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो उनको जो कॉन्सेप्ट बताया जाना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाना चाहिए, साइंस की तरह साइंटिफिक तरीके से सोचना, यानी साइंस की तरफ उनका झुकाव हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो विज्ञान के तर्क पे करे, विज्ञान के बेस पे करे, फिर संप्रेषण जो उनको अप्रिशिएशन भी मिले टाइम टू टाइम पे, ये सारी चीज़ें जो है आकलन का प्रोसेस होता है, असेसमेंट होता है। बच्चों का आकलन करने के लिए उनके बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही संदर्भ युक्त अर्थपूर्ण स्थितियों में EVS प्रक्रियाओं और समस्याओं पर काम करने के अवसर देने की ज़रूरत है। मतलब रियल लाइफ में उनको रियल लाइफ के प्रॉब्लम से फेस करवाइए और देखिए कि वो कैसा कर रहे हैं, आपने ये सारी जो चीज़ें सिखाई हैं क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वो EVS के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी समझ विकसित कर सके तथा केवल विद्यालयों में करवाए जाने वाले अभ्यासों तक सीमित ना रहे। वैसे भी EVS में एक अवधारणा को भिन्न भिन्न पहलू दूसरी बड़ी आवश्यकताओं के प्रति समझ बनाने में मदद करते हैं। विज्ञान अवधारणाएं प्रायः श्रेणीबद्ध रूप में समझाई जाती हैं और किसी अवधारणा विशेष के लिए सब उसके पहले की जानकारी अवश्य होती है। तो हम ये जो अवधारणाएं प्रक्रिया बता रहे हैं उसके बाद से जो हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आकलन की योजना, आकलन के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों में उनके सीखने के बारे में समझ बनाई जाए। अब आप बिना उनको कुछ पढ़ाए और उनका अगर असेसमेंट कर लेंगे तो उनका क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। तो पहले उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, साइंटिफिक वे में समझाइए और फिर उसके बाद आकलन करना होता है, फिर उसके बाद उसकी योजना बनाई जाती है। बच्चे कैसे समझते हैं या सीखते हैं, इसी आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के आकलन की योजना सुनिश्चित की जानी चाहिए। किस बात का आकलन करना है उसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए, यानी उद्देश्य निर्धारित। अब किस बात का आकलन करना चाहते हैं ये भी, अब जैसे कि आप मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंस में कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक का आकलन करना चाहते हो ये आपका क्लियर होना चाहिए। शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार अवलोकन करे और साथ साथ सुधारात्मक प्रयास करता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो पूरे ईयर जो है चलती रहती है, टाइम टू टाइम पे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है आकलन की वजह से, या वो टीचर ही कर सकता है। तो इस तरह से आकलन की विधियाँ जो है यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
संबंधित सूचना यहाँ पे है कि विधियों का प्रयोग करके तथा अगली कक्षा के शिक्षक को ये भी, हाँ, अब जिस भी कक्षा के आप टीचर हैं और आपने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से असेस किया है, आपको अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो बच्चा जब अगली क्लास में जा रहा है तो जो दूसरा शिक्षक है वो तो उसके बारे में नहीं जानता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। हर एक बच्चे के काम का, हर एक बच्चे के असेसमेंट का जो आपने एक पूरा बोल सकते हैं पोर्टफोलियो बनाया है, वो उनको दीजिए। उनको बताइए ये बच्चा इस तरह से रिएक्ट करता है, इस बच्चे को ऐसे समझ में आता है, इस बच्चे को, मतलब पूरा उसका डिटेल, एक तरह से डिटेल फाइल अब आपको देना है अपने जो बच्चा अगले क्लास में जा रहा है उसको। असाइनमेंट, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के रूप में विषय वस्तु थीम आधारित काम करवाए जाते हैं। असाइनमेंट जरूर टाइम टू टाइम पे दिया जाना चाहिए, यह अधिगम से जोड़ता है। परियोजनाएं, इसके अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करने के पश्चात क्रियात्मक और व्यवहारात्मक ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हम बच्चों को परियोजना के माध्यम से भी जो है उनके आंकड़ों का संग्रह करते हैं, विश्लेषण कर प्रेरित किया जाता है। अवलोकन है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, रेट किया जाता है कि कौन से फील्ड में या फिर कौन से क्षेत्र में उनका जो है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये टीचर को, नेक्स्ट टीचर को सौंपा जाता है। स्व आकलन, जो कि उनको सेल्फ असेसमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों से साक्षात्कार, छात्रों से साक्षात्कार करने पर उनकी समझ, ये सारी चीज़ों का जो है प्राप्त होता है। छात्र उत्पादन साधन, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, इस तरह से जो है सेल्फ असेसमेंट, इस तरह से जो है असेसमेंट किया जाता है। ये आपका जो है आप लोगों का है इंग्लिश में उतना अच्छा इसमें नहीं है मटेरियल, तो आप ट्राई कीजिएगा कि हिंदी से ही इंग्लिश बनाएं, और मैं भी ट्राई करूंगी कि इंग्लिश का लाऊं। इंग्लिश का मटेरियल मुझे अच्छा मिल नहीं रहा है, इसका मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि जो हिंदी में पढ़ाया गया उसी से आप इंग्लिश बना लें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। असेसमेंट छोटा सा नहीं है, इसमें मैथ्स भी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही जब हम लोगों ने सिलेबस डील किया था तो ही मैं बता चुकी हूँ, इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा। तो अभी मैं जितना ये असेसमेंट की बात हो रही है ना, और जो ये अभी आपने पढ़ा ग्रेडिंग और ये सब हम मैथ्स में यूज़ करेंगे। रेटिंग स्केल कैसे निकालेंगे, और रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा कैसे करेंगे, रैंकिंग कैसे होगा, परसेंटेज कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का मैथ्स इसमें आएगा। तो बेसिक इसका क्लियर करते चलते चलिएगा, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना। मेजरमेंट में जब हम जाएंगे तो मैथ्स देखेंगे, सो ये सारी चीज़ें मैथ्स पर डिपेंड करेगी, तो समझते चलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें नोट्स आपको क्या क्या बनाना है, आकलन के बारे में ही है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ से ले लीजिएगा, पूरा मत लिखिएगा इसको। फिर उसके बाद आकलन के कार्य क्या है ये लिखना है आपको, ठीक है। आकलन के कार्य, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, एक्चुअली में आकलन की प्रक्रिया कैसे काम करती है ये आपको पॉइंट में दिया है, तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक नोट्स बनाते रहिए। प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।